निल्सा, क्या क्या बातें कर ली थी हमने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या क्या बातें कर ली थी हमने? सर हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, वो इनिशिएशन, इलोंगेशन सारा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए किया था सर। हाँ। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ फिर टीआरएनए किया था। कॉम्प्लेक्सिटीज। हाँ, उसके बाद टेलिंग और और फिर कैपिंग वैपिंग कर ली थी ना हमने। टेलिंग, कैपिंग, कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकेरियोट्स। हाँ, यस है, यस। हाँ, तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया था। नाउ विल डू ना ट्रांसलेशन। ठीक है, हम सेंट्रल डोग्मा, बेसिकली हम क्या देख रहे थे? सेंट्रल डोग्मा मतलब हर लिविंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये एक प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा। उसमें क्या चीजें हैं? तीन। एक डीएनए से डीएनए बनना है ना, उसका डीएनए से क्या बनना? आरएनए बनना। और आरएनए, आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना। प्रोटीन। अच्छा, ये प्रोटीन के बिना कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज क्या है? प्रोटीन है। बॉडी में जितने कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ प्रोटीन। एंजाइम के बिना डाइजेशन ही नहीं होगा, हजारों साल लग जाएंगे। तो बॉडी में काफी ज्यादा क्या है? एंजाइम्स है। रेस्पिरेशन के लिए भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, हार्मोन्स चाहिए होते हैं। तो बिना प्रोटीन के कुछ भी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, है ना। ठीक है, तो हम बेसिकली ना जेनेटिक कोड की बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजें समझ लिया हम जेनेटिक कोड में, कि यहाँ पर अगर मैं डीएनए बनाऊं इस तरह का, और मैं बोलूं कि दिस इज अ 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, तो ये क्या होगा? 3 प्राइम, और ये क्या होगा? 5 प्राइम होगा, है ना। तो यस। बेसिकली अगर यहाँ पर बहुत सारे जीन्स होते हैं या नहीं होते हैं? यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जीन है ना। तो और ये बीच में क्या होते हैं? बेकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना। एक बात हाँ, बताओ मिर्जा, यहाँ पर बेसिकली ये जीन है, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ठीक। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, मैं कह सकता हूँ कि यही न्यूक्लियोटाइड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोड कर रहे हैं एक प्रोटीन को, है ना। यस सर। अच्छा, तो हमने देखा था कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? बेसिकली 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एच, है ना। ए, टी, जी, जी, ई। ठीक है। सी। अच्छा, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दुनिया में प्रोटीन कितने तरह के हैं? या प्रोटीन छोड़ो, अमीनो एसिड कितने तरह के हैं? 20 तरह 20। के। 20 तरह के, है ना। तो बेसिकली अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड को बुला रहा है, तो 4 नाइट्रोजनस बेस कितने अमीनो एसिड को बुलाएंगे? वन 4। वन। हाँ। तो क्या, यानी हमें 4 अमीनो एसिड के लिए तो कोड मिल गया, लेकिन बचे हुए 16 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं मिला। तो हम नहीं। क्या करेंगे? फिर हमने साइंटिस्टों ने सोचा कि ये क्या है, दो दो के इसमें होंगे, है ना। दो नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोड कर रहे होंगे। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आप करके देख लेगा, 4 into 4 कितने बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो अभी भी अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो 4 into 4 दो के कोड में भी नहीं हो सकते हैं, यानी दो नाइट्रोजनस बेस मिलके भी एक कोडॉन नहीं बना सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या हुआ? 4 into 4 into 4, है ना। तो कितने आ जाएंगे हमारे? 64। तो क्या ये 16 से ज्यादा है? यस सर। ठीक है, 16 से ज्यादा है, तो हमें क्या लेना होगा कि कोडोन्स जो होते हैं, कोडोन्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। क्या नेचर के होते हैं? ट्रिपलेट। ओके। सर ये 4 into मतलब 4 कैसे सर? अभी समझा रहा हूँ ये वाली चीजें ना, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, 4 हैं ए, ठीक है, टी, जी और सी। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20। 20। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को बुला रहा है, तो हमें 16 न्यूक्लियोटाइड 16 अमीनो एसिड के लिए कोई कोड नहीं बचेगा। तो हमने क्या किया कि दो दो हमने इमेजिन किया कि एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, वो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड को बुलाएंगे। तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज देखें कि कितने तरह के कोड बना सकते हैं, तो 4 into 4 करेंगे, 16 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी भी अमीनो एसिड कितने थे? 20। तो हमने क्या किया, एक और पॉसिबिलिटी की, ये दो ना होके कितने हो सकते हैं? तीन। तीन तीन के कोड, जैसे कि ए टी जी हो सकता है, ए यू जी हो सकता है, ए सी जी हो सकता है। तो ऐसे टोटल कितने पॉसिबल कोड बन सकते हैं? वो 64 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 64। ओके। 64। अभी देखेंगे कैसे बनते हैं, सारे कोड्स को भी देखेंगे। अच्छा, आप ये कॉपी करो पहली बात तो बेसिकली, फिर आगे बात करते हैं।
डन। कर लिया कॉपी? यस सर। यस सर, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। आपको बोर्ड में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। क्या पूछा जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। और नीट में और जेनेटिक कोड में प्रॉपर्टीज में दो ही क्वेश्चन फेमस हैं, वही पूछे जाते हैं। और एक बात और, ये किसने डिस्कवर किया था? ये जो जेनेटिक कोड डिस्कवर किया था बच्चा, ये एक फिजिसिस्ट था, उनका नाम था जॉर्ज केमॉफ, है ना? हाँ, जॉर्ज केमॉफ, GEORGCAMOW, ठीक है? ही वॉज अ फिजिसिस्ट। ये पॉइंट लिख लेना। GEORGE है सर। ओके, हाँ, GEORG, जॉर्ज, जॉर्जी बेसिकली, केमॉफ, CAMOW, ठीक है? अच्छा, अब देखो प्रॉपर्टीज की बात करें। अच्छा, जेनेटिक कोड बनाने का तरीका सीखो, ठीक है? कैसे ड्रॉ करेंगे हम? कुछ नहीं, इस तरह से बॉक्स बनाना है हमें, है ना? ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड है? 4। तो आपको 4 रोज बनाओ, है ना? 1 2 3 4, ठीक है? और 4 क्या बना दो? कॉलम बना दो, कॉलम्स। 1 2 3 4, ठीक है? बहुत आसान। अब देखो क्या क्या कोड क्या क्या है, एनसीईआरटी की सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है? UCAG, है ना? UCAG, ओके। उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे? सेम UCAG, है ना? हमें क्या बनाना है? कोड ट्रिपलेट, है ना बच्चा? ट्रिपलेट मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडॉन बनाएंगे जो एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके will form one codon and this one codon will code फॉर 1 अमीनो एसिड। बेसिकली इस सिग्नल से क्या आएगा? एक अमीनो एसिड आ सकता है, ठीक है, 20 में से। और यहाँ पर राइट UCAG, यहाँ पर भी UCAG, यहाँ पर भी UCAG एंड अगेन व्हाट? UCAG। हाउ टू राइट कोड? अब देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना? तो ये देखो U एंड U, फर्स्ट U, उसके बाद क्या बन सकता है? U एंड AUAG, ठीक है? आगे बात समझ में? उसके बाद लास्ट क्या होगा? तो सी नहीं होगा सर बीच में? वही तो मैं यहाँ पे छोड़ दिया था ना, C होगा यहाँ पे, C, वही मैं सोच रहा था। और लास्ट क्या हो जाएगा? UAG, ठीक है? तो सब में 4 कोडाउन आ जाएंगे, तो टोटल कितने कोड हो जाएंगे? 64। कितने कोड हो जाएंगे? 64, ओके। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा भी कि कौन से कोडाउन को याद करना है, कौन से कोडाउन को नहीं। देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 112 खोलना आप, ठीक है? पेज नंबर 112, ठीक है? आपको इस तरह का डायग्राम दिख रहा है, फिगर नंबर कुछ टेबल नंबर 6.1। तो उसमें ना आपके कोड के बाद आगे PHE LEU ऐसे लिख रहा है ना? तो बेसिकली वो अमीनो एसिड के ना शॉर्ट फॉर्म है, जैसे PHE मींस फिनाइल एलेनिन, है ना? ठीक है। अब देखो बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आपको 64 कोडॉन्स है ना, तो 64 में से कौन से कोडॉन क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन ना ही बोर्ड में पूछा जाता है, नहीं नीट में पूछा जा सकता है। लेकिन नीट में पूछा जा सकता है, उसके लिए ट्रिक अगर आपको याद करना हो तो मुझे बताना, कल मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं अभी बता देता हूँ कि कौन से अमीनो एसिड किसके लिए कोड करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली टोटल कितने कोडॉन्स है? कोडॉन, पहली प्रॉपर्टी, कोडॉन क्या होते हैं? कोडॉन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर, है ना? पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्रिपलेट इन नेचर, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देख 3 कोडॉन्स, ठीक है? मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके विल फॉर्म 1 कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके विल फॉर्म 1 कोडॉन। दूसरा, कोड्स आर ना अनएम्बिगियस, कोड्स कोडॉन्स आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, या इसी को दूसरे टर्म में स्पेसिफिक बोल सकते हैं। बेसिकली
एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एक टर्म है इंग्लिश का, एक वर्ड है एम्बिगियस। बेसिकली इसको मतलब होता है जिसको चेंज किया जा सके, जिसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जा सके। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोडॉन्स आर एम्बिगियस, अनएम्बिगियस, यानी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल AUG अगर मिथियोनिन बना रहा है, या लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कोडॉन, AUG के बारे में बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ UUU। क्या? UUU अगर ये फिनाइल एलेनिन बना रहा है ना, तो ये फिर कोई दूसरा XYZ कुछ और नहीं बनाएगा। दिस UUU ऑलवेज कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, है ना। बेसिकली ये सिग्नल देगा tRNA को कि ऊपर अपने ऊपर क्या लेके आ जाओ, फिनाइल एलेनिन को लेके आओ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? कोड्स आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ना, some amino acid are coded by basically degeneracy of codons, है ना। थर्ड पॉइंट इज degeneracy of codons। एक बात बताओ बच्चा, हमने कितने कोडॉन्स देखे थे? टोटल अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज अराउंड 20, बेसिकली 21 और 22 है, लेकिन एनसीईआरटी सेम 20 है ना। नंबर ऑफ अमीनो एसिड 20 है और नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने हैं? 64। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? जिसमें से 61 कोड करते हैं और 3 जो है कुछ भी कोड नहीं करते हैं। 3 कुछ भी कोड नहीं करते हैं, इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन्स, है ना। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों। अच्छा, यानी एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि AUG एक कोड है, हो सकता है CCC एक कोड है, हो सकता है CUG एक कोड है, ये तीनों एक ही अमीनो एसिड X के लिए कोड करें? हाँ सर। कॉमन सेंस है ना। अगर अमीनो नंबर ऑफ अमीनो एसिड से ज्यादा नंबर ऑफ कोडॉन है, तो इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा अमीनो एसिड क्या करेंगे, एक से ज्यादा कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए क्या करेंगे, विल कोड, है ना। और वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स। इसी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स। अच्छा, एक बात बताओ, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करी थी, बेसिकली मेन मकसद क्या था? न्यूक्लिक एसिड को समझना, है ना। यस सर। तो एक चीज हमने बताई थी, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। क्या बोला था? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ मतलब एक ऐसी चीज, डोगमा मतलब जो बहुत एसेंशियल है ना, और सेंट्रल मतलब कोर है, हर एक लिविंग सिस्टम का कोर है। तो एक बात बताओ, अगर कोई कोड है AUG, अगर मैं ऐसा बोलूं ये पॉइंट कि बेसिकली कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, कोड बोलना इज रॉन्ग, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, तो ये बात पे आप अग्री करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ मुझे। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? हर चीज के लिए वैलिड है। लोगों को कोडॉन्स कहते हैं सर। क्या ये जो 3 बनाया ना हमने, 3 नाइट्रोजनस बेस जो बोला, इनको कोड नहीं बोल के हम कोडॉन्स बोलते हैं, कोड नहीं बोलते। दीज कोडॉन विल कोड फॉर, हम ऐसे बोलते हैं, जैसे कि मतलब कि सर GAG होगा तो उसे कोडॉन कहेंगे, है ना सर। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक। कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, मतलब कहने का मतलब इफ AUG, अगर AUG बैक्टीरिया में, अगर बैक्टीरिया में AUG इज कोडिंग फॉर मिथियोनिन, है ना, अगर कोई मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है AUG, तो यही AUG ह्यूमन में भी क्या क्या कोड करेगा? मिथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। यही AUG अगर कोई गोट है ना, तो गोट में भी किसके लिए कोड करेगा? मिथियोनिन। आप ये मत समझ लेना, दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 64 कोडॉन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 61 कोडॉन्स विल कोड फॉर सम काइंड ऑफ अमीनो एसिड, और ये यूनिवर्सल है। मतलब दुनिया में 1.7 मिलियन स्पीशीज है, अराउंड 17 लाख स्पीशीज है, और 17 लाख में सारे स्पीशीज में ये कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करें तो बेसिकली अगले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट बहुत ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 61 code for something and 3 will not code for anything. These are known as stop codons. क्या? Stop codon, अभी I'll explain why. And these are basically ochre, umber and opal. क्या है? ochre, umber and UAA, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला पॉइंट दोबारा से बता दीजिए सर। अभी समझा रहा हूँ, UAG and UGA, ochre, अंबर, ठीक है। कौन सी पॉइंट समझाना है? ये 64 कोडॉन्स वाला। हाँ यस कॉल आ देखो, गया सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टोटल कोड पॉसिबल कितने बने, 64 कॉम्बिनेशन अगर करें 3 3 का, तो अभी हमने देखा था ना कितने
बन रहे हैं कॉम्बिनेशन में 64, है ना, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर भी 4, सबको काउंट करके 64 बन रहे हैं। तो मैंने बोल रहा कि 64 में से ना 3 जो कोड है बेसिकली, 61 कोड, ये किसी ना किसी अमीनो एसिड को क्या करेंगे, बुलाएंगे, कोड करेंगे, अमीनो एसिड को सिग्नल देंगे टीआरएनए को कि ये पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड XYZ को लेके आ जाओ। लेकिन ये जो है ना UAA, UAG और UGA, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, दे विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ठीक है, और ये इनके, अच्छा अब कुछ कोड नहीं कर रहे हैं तो इनके नाम जरूरी हैं। 61 तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हम 3 तो याद कर सकते हैं ना। तो UAA, जिसको ओकर भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत फेमस है, मतलब सालों से चला आ रहा है मेडिकल एंट्रेंसेस में। UAA को ओकर बोलते हैं, UAG को अंबर बोलते हैं, UGA को ओपल बोलते हैं। अब देखो समझो इसका मतलब क्या है। बेसिकली बच्चा, हम क्या ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे, क्या यहाँ पर प्रोमोटर होता है, क्या यहाँ पर टर्मिनेटर होता है, क्या ये स्ट्रक्चरल जीन होता है, अरे होता है या नहीं होता है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मस्त काम चल रहा था, काम चल रहा था, काम चल रहा था, लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर एक इन तीनों में से एक कोडॉन प्रेजेंट होगा। लेट इट बी UAG, है ना, इसको क्या बोल दिया हमने, UAG बोल दिया। क्या बोल दिया, UAG। तो जैसे ही स्ट्रक्चर, जैसे ही यहाँ पर एक एंजाइम मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है आगे की तरफ, है ना, जैसे ही ये UAG के पास पहुंचेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये UAG, ये बताओ ये UAG क्या mRNA पे भी चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? यस सर। ठीक है ना। अच्छा अब समझ में आता है। अब देखो ये mRNA कहाँ जाएगा, बेसिकली राइबोसोम पे जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये बहुत सारे कोड चल रहे थे, AUG, बहुत सारे कोड थे। इन सब कोड की वजह से क्या था, प्रोटीन के अमीनो एसिड बनते जा रहे थे। आ रही बात समझ में। लेकिन लास्ट में जैसे ये कोड मिलेगा UAG, तो राइबोसोम को सिग्नल मिल जाएगा कि और अमीनो एसिड नहीं लाना है, और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, ट्रांसलेशन को रोकने के लिए भी तो कोई कोड होना चाहिए ना। वो UAG है सर। हाँ, वो UAG भी हो सकता है, वो UAA भी हो सकता है, या वो UGA भी हो सकता है। ओके, हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये 3 अगर हैं तो स्टॉप कर देंगे। अच्छा ओके। अच्छा लास्ट पॉइंट कौन सा फंक्शन था यहाँ पर, हम 4th पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। लेट डिस्कस 5th पॉइंट, है ना। हाँ, तो 5th पॉइंट इज टर्मिनेटर कोडन। हाँ, 5th भी कर ले। हाँ, तो AUG इज वेरी इंपॉर्टेंट, AUG इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, ये इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन। बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, या तो आपको AUG के बारे में पूछ लिया जाएगा, स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, या तो स्टॉप कोडॉन क्या होता है, या फिर पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिजेनरेसी ऑफ कोड, या व्हाट डू यू मीन बाय कोड्स आर अनएम्बिगियस, या व्हाट डू यू मीन बाय कोड्स आर यूनिवर्सल। ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे 5वां क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, AUG को बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। और जब ये स्टार्टिंग में होगा, जब ये कहां पर होगा, स्टार्टिंग में होगा, फर्स्ट कोडॉन होगा, तो ये विल ऑलवेज कोड फॉर मिथियोनिन। ये कौन से अमीनो एसिड को बुलाएगा, मिथियोनिन को। मतलब कहने का मतलब, ट्रांसलेशन जब भी स्टार्ट होगा ना बच्चा, ट्रांसलेशन जब भी स्टार्ट होगा, तो उसको स्टार्ट करने वाला कौन होगा, AUG। फर्स्ट कोडॉन विल ऑलवेज बी AUG, एंड इट विल कोड फॉर मिथियोनिन, है ना जी। ओके ठीक है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नीट के लिए है, बोर्ड में कोई जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जो नीट के लिए आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, AUG अगर स्टार्ट में है तो ये मिथियोनिन बनाता है, स्टार्ट में है तो ये मिथियोनिन बनाता है, लेकिन ये बीच में कुछ और भी बना सकता है। यानी आ रही बात समझ में, बीच में मतलब किसी और चलो अपना सिलेबस पे नहीं। बेसिकली AUG कोड फॉर मिथियोनिन। ठीक है, अब मैं बीच में नाम भूल रहा था इसलिए मैं रोक रहा था। बेसिकली क्या है, ये AUG फर्स्ट में होगा ना, तो ये मिथियोनिन को कोड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन बीच में है ना, तो ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है, नॉट मिथियोनिन। जी यस। ओके, अब उस अमीनो एसिड का नाम भूल रहा हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट। चलो नाउ वी विल टॉक ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आप बिल्कुल भी इसको पढ़ के नहीं जाना, नहीं पूछा जाएगा। जैसे UGG इज कोड फॉर ट्रिप्टोफैन। एक अमीनो एसिड है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ओके ठीक है। ट्रिप्टोफैन। उसके बाद हम बात करेंगे AAA। उसके बाद हम बात करेंगे CCC। उसके बाद हम बात करेंगे GGG। उसके बाद बात करेंगे UUU, है ना। तो देखो, आपने लाइसिन का नाम सुना है कभी? हाँ यस सर। कहाँ पर सुना है? सुना, कहाँ सुना सर, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कुछ बताया था हमने? हाँ सर।
हिस्टोन प्रोटीन एक एज अ बेसिक प्रोटीन जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन, व्हिच आर बेसिक इन एलेनिन, नेचर, है हाँ ना। लाइसिन तो और डू वन एलेनिन। थिंग, जहां पर लाइसिन लिखा है ना वहीं पर क्या लिख देना, पैकेजिंग वाले टॉपिक में ए के पास, लाइसिन के पास क्या लिख देना, ए। तो आपको याद रहेगा कि लाइसिन को कोड करने वाला क्या है, ए। ए यस। उसके बाद ए के बाद हम सी पे आ जाते हैं, तो ए के बाद प्रोलीन, सी कोड फॉर प्रोलीन, ओके। जी कोड फॉर, जी से ग्लाइसिन, तो जी विल कोड फॉर ग्लाइसिन। एंड यू अभी बताया था फिनाइल एलेनिन। एलेनिन। फिनाइल एलेनिन के बारे में हमने कभी बात करी है क्या आज से पहले? हाँ सर, वो फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में, गुड। अब मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट्स तो छूट तो नहीं गए, ठीक है, सारी चीजें करवा दी आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 112 में, लास्ट लाइन, उसका आंसर बताओ जल्दी से। यू कैन यूज द ऊपर वाला चार्ट, है ना। इन द फॉलोइंग इफ मतलब इसमें क्या करना है सर? अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ, इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। मैं बता रहा हूँ, ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जिसका एनसीईआरटी आंसर नहीं देता है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन नीट में बहुत पसंद किए जाते हैं। एक सीक्वेंस दे रखा है, एक एमआरएनए दे रखा है, उसमें कोड बता रहा है कि क्या है कोड, AUG, उसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज और लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कोडॉन्स के बीच में ना एक प्रॉपर्टी और लिख देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिफ्थ सिक्स नंबर की हो जाएगी। कोडॉन्स को ना रीड कैसे किया जाता है, कंटिन्यूअस फैशन में। द कोडॉन इज, एनसीईआरटी कोडॉन के पॉइंट में पॉइंट नंबर 4 ऐड कर लेना, ठीक है, बुक में से पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो AUG है ना, तो उसके आगे CCC है, तो आप बीच में उसके आगे मान लो CUG है, तो आप बीच में ना कॉमा नहीं लगा सकते, ये कॉमा नहीं लगा सकते, आपको कंटिन्यूअस फैशन में रीड करना है। AUG एक कोड होगा, उसके बाद तीसरा दूसरा कोडॉन होगा, फिर तीसरा कोडॉन होगा, चौथा अगला कोडॉन होगा। आगे बात समझ में, आपको कॉमा नहीं लगाना है, कंटिन्यूअस फैशन में हम रीड करते हैं कोडॉन को, रीड कोडॉन इन अ कंटिन्यूअस फैशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ताकि आप लोगों आपको समझ में आए इसलिए मैं गैप रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वैसे गैप नहीं होगा। आगे यहाँ पे AUG है तो यहीं पर चौथा होगा, लेकिन मैं आपको समझ में आए इसलिए गैप है। U, उसके बाद है हमारा UUC, उसके बाद क्या है हमारा UUC, उसके बाद क्या है UUU, उसके बाद क्या है, फिर यही है UUU, फिर क्या है UUC। सवाल ये पूछ रहा है कि ये कोडॉन्स एमआरएनए में है तो कौन से अमीनो एसिड को बुलाया जाएगा, तो AUG किसको बुलाएगा, मेथियोनिन को बुलाएगा। UUU किसको बुलाएगा, फिनाइल एलेनिन, है ना। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, UUC फिर फिनाइल एलेनिन को बुलाता है, फिर UUC वापस से फिनाइल, क्या बच्चा, हाँ, है ना, हाँ समझ में आया, आ गया। ऊपर से यू कैन चेक कंफर्म कर लो आप चाहो तो। okay. फिर उसके बाद भी क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन, और लास्ट वाला भी किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को। तो एक चीज ध्यान दो, एनसीईआरटी ना पूरे 64 कोड को तो यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन ये फिनाइल एलेनिन वाले कोड पे ना कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन दे रखा है उसने, है ना। तो ये सारे कोड ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाले कोड, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए, बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और नीट में भी अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा, बेसिकली पूछ रखा है, ये नहीं पूछा। ओके, कॉपी कहाँ से करना है ये बताओ। जैसे कि AUG वो मिथियोन नहीं सर, जैसे कि UU फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा, क्या हमें बताया जाएगा सर? नहीं, यही तो, ये नहीं बताया जाएगा ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इस तरह के, जैसे आपको पता है ना AUG किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। तो आपको तरीका क्या है कि आप इसमें 64 में से 61 कोडॉन याद कर लो, और कौन से कोडॉन किसके लिए कोड करते हैं, या तो वो याद कर लो 61 के 61, या फिर उनमें से वो फेमस फेमस एग्जाम्पल याद कर लो जिसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। दो तरीका है। तो मैं आपको 61 याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या याद करने को मैंने बोला है, आप बस एक तो AUG का याद रखो क्या कोड करता है, और इनके याद रखो, ठीक है। ये भी सिर्फ और सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से AUG बहुत इनफ है, ठीक है। और ये पोकर अंबर एप्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये देखो, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था या नहीं, ये वाला। हाँ। अभी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यू 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 सी यू यू सी यू यू यू, यानी बेसिकली ये
ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये एक कोडॉन यू 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 और यू यू सी है ना, हाँ। ये यहाँ पर भी दे रखा है और उसको अलग क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे रखा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, यू 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 और यू यू सी, ये बोल रहा था। तो एक काम करना, यहाँ पर यू 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 लिखा है ना, यहाँ पर यू यू सी भी लिख देना, बस हो गया खत्म, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस। ठीक है, अब कॉपी कहाँ से करना है ये बताओ। साथ से काट लिया यहाँ से? नहीं सर, मैंने साथ साथ कर लिया था। अच्छा, सारी हर चीज कॉपी कर ली? अच्छा यस। ओके। उसके बाद एनसीईआरटी में यू कैन सी टॉपिक, एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 113 पे, उसको करने की कोशिश करना घर पे। उसके बाद यू कैन सी टॉपिक म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, है ना? हाँ। तो इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा सिकल सेल अनीमिया का, है ना? बीटा ग्लोबिन चेन आप जब रीड करोगे तो पता चलेगा। और इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, डिलीशन, बेसिकली जो हमने म्यूटेशन बेसिकली एनसीईआरटी में जो म्यूटेशन है ना, उसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, एक 6th चैप्टर में जेनेटिक्स और एक मोल बायो 7th चैप्टर में, है ना? 7th चैप्टर है ना ये अपना। तो हमने 6th चैप्टर में क्या हमने म्यूटेशन देखा था या नहीं देखा था? हाँ यस सर। उसी में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जो बातें 7th चैप्टर में कर रहे हैं ना, वो बातें हमने कर ली थी। देखो आपको एक दिख रहा होगा, आपको एक यहाँ पर आप देख लो, पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे एनसीईआरटी इज सेइंग राम हैज रेड कैप, है ना? दिख रहा है आपको? पेज नंबर 113 पे आओ। राम हैज रेड, है ना? राम हैज रेड। हाँ हाँ सर। दिख गया? अब देखो वो क्या बोलना चाह रहा है कि एक 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 मान लो एक न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाएगा, मान लो आर ए एम राम बन रहा है ना, लेकिन आर एक इंडिविजुअल लेटर है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आर ए एम बन गया तो कुछ वैल्यू बन गई। उसी तरह एच एस कुछ वैल्यू बन गई, आर ई डी कुछ वैल्यू बन गई, सी ए पी कुछ वैल्यू बन गई। अब एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रहा है कि यहाँ पर बी आ जाए, क्या आ जाए? बी। तो आप राम को कैसे रीड करोगे? आर ए एम, उसके बाद कैसे रीड करोगे? एच ए एस, उसके बाद आप कैसे रीड करोगे? बी आर ई एंड बी आर ई। कुछ सेंस बन रहा है क्या? नो सर। तो ये कोड फॉर खराब हो गया या नहीं, एक कोडॉन। उसके बाद आप क्या करोगे? बी आर ई डी सी ए, ये भी खराब हो गया और पी अलग बच गया। फिर धीरे धीरे एक और ऐड कर दिया, बी के साथ आई भी ऐड कर दिया, अभी भी कुछ खराब हो गया कोडॉन, लेकिन देखो जी ऐड हो गया, तो हो सकता है अब देखो ये कोडॉन की तरह रीड किया जाएगा। तो बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है, क्या पॉइंट म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से, बी की वजह से क्या कोडॉन खराब हो गया? क्या पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनेगी उसमें दिक्कत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? यस सर। तो बताया था हमने, एक्सप्लेन किया था यानी पॉइंट म्यूटेशन आपको। हाँ हाँ। ओके ठीक है। उसी तरह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी दे रखा है, तो बेसिकली हमने कर लिया था। उसके बाद नाउ मूव टू द टॉपिक टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल, पेज नंबर 114, टॉपिक नंबर 6.6.2। यस यस सर। ठीक है। अच्छा, नीट का एक और क्वेश्चन, कोडॉन में 2 कोडॉन और याद कर लेना। आपको एजीयू दिख रहा है पेज नंबर पे? एजीयू यहाँ पर 2 और ऐड कर लो, एक एजीयू ऐड कर लो और दूसरा क्या ऐड कर लो? यूएसी। या इफ यू वांट ना तो मैं कल ट्रिक भी बता दूंगा, मतलब या एयूजी तो वही मिथ्योनिन वाला सर ना, AUG कोड फॉर मेथियोनिन, AUG इज डिफरेंट एंड AGU इज डिफरेंट का मैंने बोला ओके था सर। एजी, हाँ हाँ हाँ। AGU कोड फॉर सेरीन, यू कैन सी इन द डायग्राम, एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन कर रखा है। और UAC इज विल डेफिनेटली कोड फॉर टायरोसिन, सेरीन। ठीक है। यूएससी टायरोसिन। ओके ओके ठीक। हाँ तो यू कैन, अच्छा रीड करा था टीआरएन का स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया था ना आपको? हाँ सर। ठीक है। तो नाउ विल टॉक अबाउट द फाइनल टॉपिक ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, दैट इज ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, है ना बेसिकली। ओके लिख, इसका डेफिनेशन लिखो, जो एनसीईआरटी बोल रहा है उसी डेफिनेशन को कॉपी करेंगे, एनसीईआरटी को विल गिव इज्जत। लिखिए, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ process of polymerization of amino acid
पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड Yes. टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। To form poly. पॉलीपेप्टाइड Yes. बेसिकली ये एक हमारा mRNA बन गया था। mRNA पे यहाँ पर मैं कैप लगा दूं, यहाँ पर मैं टेल लगा दूं, है ना, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, है ना। इससे क्या हुआ, ये हमारे बेसिकली लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट पे चला गया, और इसके वजह से पॉली, एनसीईआरटी प्रोटीन नहीं बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, मैंने क्या लिखवाया लैंग्वेज, पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। पॉलीपेप्टाइड दिख जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन दिख जाए, डजंट मैटर, ये ऑल दिस मींस ना कि बेसिकली प्रोटीन। एक बात बताओ, प्रोटीन जो होता है, आपको मालूम है प्रोटीन में अमीनो एसिड का बना होता है, हाँ। ठीक Yes. है, और इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, Peptide bond. ठीक है। तो मैं क्या बोल नहीं सकता पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, हाँ। Yes. तो एक और नाम नहीं दे सकता प्रोटीन का, प्रोटीन इज बेसिकली अ पॉलीपेप्टाइड चेन। Yes. अच्छा बच्चा एक बात बताओ कि हमने जब रेप्लिकेशन करा था और हमने ट्रांसक्रिप्शन करा था, तो न्यूक्लियोटाइड का एनसीईआरटी एक और नाम दे रहा है, बता सकते हो वो दूसरा नाम? Nucleoside. न्यूक्लियोटाइड का, हाँ हाँ बताओ। Nucleoside post. हाँ देखो उसने कुछ क्या बोला था, कुछ सबस्ट्रेट हमने क्या, वेरी गुड, न्यूक्लियोसाइड के आगे बेसिकली में फॉस्फेट ही तो लगाना था, तो बेसिकली सबस्ट्रेट था इसलिए हम ट्राई फॉस्फेट लगा रहे थे, तो इतना भी सही है, इतना भी न्यूक्लियोटाइड बेसिकली न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बोल दे या न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट बोल दे, सही है। लेकिन आगे एनसीईआरटी बहुत खूबसूरती से क्या बोल रहा था, शुगर भी लगा रहा था, क्योंकि हम आरएनए बना रहे थे, डीएनए बना रहे थे ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना। Yes. पूरा नाम ये था ना, बस यही मैं चेक करना चाह रहा था। ओके Deoxyribose nucleoside. Yes. ओके ठीक है, चलो अब देखो एक चीज देखो, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है आपको ये मालूम है, अमीनो एसिड दिखता कैसे है आपको, चलो वो तो सिलेबस में नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक अमीनो एसिड में क्या होता है, एक तरफ ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ ग्रुप क्या होता है NH2 ग्रुप, Amino. तो इधर भी एक होता है अमीनो एसिड, इधर क्या होगा NH2 ग्रुप, है ना, इधर क्या होगा हमारा, चलो यहाँ पे COH भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे COH ग्रुप, यहाँ से क्या होता है वाटर निकल जाता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide तो bond. आपको ये याद रखना है कि एक अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, और दूसरे अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप जाएगा हमारा, अमीनो ग्रुप। Amino. इन दोनों के बीच में वाटर का रिलीज होगा और देयर विल बी अ बॉन्ड Peptide. फॉर्मेशन, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके Peptide bond. ठीक, कॉपी Yes. दिस, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओके रुक जाओ, वेट वेट वेट, अभी और रुक जाओ, कुछ बातें और कर लें फिर, ठीक है। अच्छा हेडिंग में ना वी आर डिस्कसिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, बेसिकली ना अभी जो हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, वो प्रोकैरियोट्स में भी सीख रहे हैं, और बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट डाल के लिखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पिछले क्लास में नहीं बताया था, सिर्फ और सिर्फ नीट का पॉइंट है, जो प्रोकैरियोट्स में ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेसिकली, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ होता है, इसलिए एनसीईआरटी इज सेइंग बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस, एनसीईआरटी इज यूजिंग अ वर्ड कपल्ड। इसका Coupled. मतलब क्या है बेसिकली, एक बात बताओ, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या अंदर जेनेटिक न्यूक्लियस पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ये बताओ, नहीं पाया जाएगा, है ना, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन अगर हो रहा है तो क्या एमआरएनए बनने शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो धीरे देखो समझो, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ एमआरएनए बनना शुरू हो गया, और इसी एमआरएनए पे क्या आ गया, राइबोसोम भी आ गया, और साथ ही साथ क्या बनाना भी शुरू कर दिया, प्रोटीन भी। आ रही है Protein. बात समझ में, यानी इधर से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और इधर से ट्रांसलेशन शुरू भी हो गया, तो एक ही साथ हो रहा है, और कहाँ पर हो रहा है दोनों का दोनों, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। Cytoplasm. आगे बात समझ में, इसलिए कपल्ड प्रोसेस बोल देते हैं, कि वेट ही नहीं करना है किसका, एमआरएनए का। अच्छा नाउ फर्स्ट विल डिस्कस ना अबाउट रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन, है ना, रिक्वायरमेंट्स, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ट्रांसलेशन के लिए, सोचो। क्या हमें एमआरएनए की जरूरत पड़ेगी, हाँ वो ठीक है। क्या हमें अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, जी। क्या टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, रिक्वायरमेंट थोड़ा कॉपी भरा भरा रहेगा, टीचर खुश रहेगा। उसके बाद क्या राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली बच्चा कोई पूछते कि राइबोसोम क्या है तो क्या बताओगे,
पता नहीं। ओ माय गॉड, पिछले क्लास में क्या आरएनए के बारे में कुछ बताया था हमने? कॉपी के हाँ पेजेस सर। पलटो, कुछ दिख रहा है उसमें, ये बताओ आरएनए टॉपिक में। कौन से टॉपिक में सर? आरएनए हाँ, टॉपिक में मैंने बताया था 3 तरह के वन एमआरएनए जीनोमिक आरएनए टीआरएनए। है सर। हाँ, तो राइबोसोम बेसिकली किसका बना है? आर आरएनए का। और आर आरएनए इकलौता आरएनए है जिसको डीएनए नहीं बनाता है, जिसको कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। हाँ, ये ठीक है, मैंने रिवाइज नहीं किया था सर। कोई बात नहीं। चल, अगला क्या, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जी। ठीक। अगला हमें ना थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को कराऊंगा, तो हमें बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर की भी जरूरत होती है। किसकी? इनिशिएशन फैक्टर। और बेसिकली इनिशिएशन फैक्टर 3 तरह के होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3। ओके, उसके अलावा हमें और क्या चीज की जरूरत होती है? इलोंगेशन। एक बात बताओ, पहले तो स्टार्ट होगा इनिशिएशन, उसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन, उसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन। हमें क्या चीज की जरूरत होगी? इलोंगेशन फैक्टर की भी जरूरत होगी, जिसको 2 तरह के होते हैं, EF1 और EF2, है ना? EF1 और EF2, या EFT भी बोलते हैं और EFG भी बोलते हैं। ठीक है, उसके मतलब वन अलावा को टी, टू को जी सर। EFT और EFG है बेसिकली, EF1 और EF2 नहीं है, EFT और EFG है। अच्छा, उसके अलावा ना हमें रिलीजिंग फैक्टर की भी जरूरत होती है। किसकी? रिलीजिंग फैक्टर की भी जरूरत होती है, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? RF1, RF2 और RF3। ठीक, ओके सर। ठीक, कॉपी करो पहले पहला वाला स्लाइड, ये, और ट्रांसलेशन का पहला वाला। ओके पहला वाला। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए।
हो गया सर। नाउ विल टॉक अबाउट ना प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि बहुत डीप है, बट ध्यान दो स्टेप्स, ठीक है। बेसिकली 5 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अच्छा पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या पीपीसी बोल सकता हूँ? हाँ यस सर। देखो बच्चा सुनो, अभी स्टेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि कौन से स्टेप में क्या होगा। देखो अमीनो एसिड, तो ये सेल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर एमआरएनए आ गया, ठीक है, और यहाँ पर राइबोसोम भी है ना। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे टीआरएनए हैं, बहुत सारे टीआरएनए हैं, और बहुत सारे क्या है, अमीनो एसिड है। भर भर के पूरे सेल में क्या है, अमीनो एसिड है। अच्छा एक बात बता सकते हो, ये अमीनो एसिड जो है वो कहाँ पर से आए होंगे, सेल के अंदर कैसे आ गए? कहाँ से इतने सारे अमीनो एसिड आ गए सेल के अंदर? फूड से। बच्चा हम खाना खाते हैं, खाने में हम जब फूड प्रोटीन से तो खाते हैं, बोला सर। हाँ ठीक है, प्रोटीन खाते हैं तो बेसिकली क्या मिलता है, डाइजेशन होकर अमीनो एसिड, और ये ब्लड एब्जॉर्ब करके हर सेल में पहुंचा देता है। तो अमीनो एसिड ना आलसी है, वो आना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उनको क्या देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगा। बेसिकली इनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? पहले तो और अमीनो एसिड को राजी करना पड़ेगा सेल को कि भैया तुम्हें कहाँ पर जाना है, राइबोसोम के पास पहुंचना है, ताकि तुम जब पहुंचोगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। पहला काम तो। अच्छा दूसरा काम क्या होगा कि टीआरएनए तो कैरी करेगा ना भैया अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को कैरी कौन करेगा, टीआरएनए। ट्रांसफर। हाँ, तो बेसिकली टीआरएनए को भी एनर्जी देनी पड़ेगी, चार्जिंग। तो अब क्या हो गया, टीआरएनए भी चार्ज हो, पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया, उसके बाद टीआरएनए चार्ज हो गया। तो इस टीआरएनए पे क्या बैठ जाएगा, अमीनो एसिड बैठ अमीनो जाएगा। एसिड। अब कहाँ पे चला जाएगा, ये राइबोसोम में चला जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए है। उसके बाद क्या है, टीआरएनए यहाँ पर इसको छोड़ देगा, तो इनिशिएशन हो जाएगा। पहला अमीनो एसिड जैसे ही आएगा तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन बनने का शुरुआत हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड उसके बाद चेन। धीरे धीरे और टीआरएनए आते जाएंगे, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड लेते आएंगे। अरे ये बात समझ में? हाँ और ये सब मिलके क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का पेप्टाइड बनाना शुरू चेन कर देंगे। बना तो इस देंगे। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। और एडिशन। फाइनली लास्ट में क्या होगा, अमीनो एसिड जो है टर्मिनेशन, यानी लास्ट में क्या होगा, स्टॉप कोडोन आएगा और पॉलीपेप्टाइड जो टर्मिनेट चेन हो है वो जाएगा। अलग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, खत्म। हाँ, हाँ तो चलो कॉपी करो पहले तो। हो गया। हो गया, चलो विल सी प्रोसेस अभी, है ना। टाइम हो गया है, चलो 5 हाँ 10 सर वो फ्रेमशिप म्यूटेशन की। हाँ बच्चा क्या बोल लो। मतलब टाइम हो गया सर, ये प्रोसेस कल कर लेते। हाँ कल कर लेंगे, ठीक है, चलो यू कैन लीव। ओके, वो फ्रेमशिप म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट में क्या बताया था मैंने, रीडिंग विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, कल वो मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है, ठीक जी। है। ओके, ठीक है। ओके थैंक यू।